Hello everyone, welcome to our channel and today we are continuing our chapter heredity and evolution with lecture number 4. So यहाँ पे अब तक हमने लेक्चर नंबर 3 में जो है वो डिस्कस कर लिए थे मेंडल के तीनों लॉ. फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लेक्चर में भी फिर आगे हमने अपना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किया था और अब आज हमने थर्ड लेक्चर में हमने कर लिया अपना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. बट सॉरी, सेकेंड लेक्चर में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था और डाई हाइब्रिड क्रॉस का फर्स्ट लेक्चर जो है वो फर्स्ट पॉइंट जो है वो पूरा किया था और डाई हाइब्रिड क्रॉस जो कंप्लीट किया था और हमारे लॉज जो हैं दोनों लॉज वो लेक्चर नंबर 3 में पूरे किए थे. अब हम करने वाले हैं आगे जो लेक्चर अब कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स. Sex determination in human beings. देखिए, अगर सेक्स डिटर्मिनेशन की हम बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स में क्या रहता है, हम किसी को भी देख के बता सकते हैं कि ठीक है ये लड़का है ये लड़की है. अपीयरेंस से ही हम बता पाते हैं दैट यस दिस इज बॉय दिस इज गर्ल. लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स या कुछ एनिमल्स इस तरह के होते हैं जिनमें हम मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते. अब जिस तरह से ले लिया जाए फिशेस, आप फिश को देख के ये तो नहीं बता सकते ना कि ये मेल फिश है और ये फीमेल फिश है. उसी तरह आप फ्रॉग को देख के नहीं बता पाएंगे कि ये मेल फ्रॉग है ये फीमेल फ्रॉग है. तो इस तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म को मेल या फीमेल में डिफरेंशिएट करने के लिए अगर फिजियोलॉजी से पता नहीं चलता तो सबसे ज़्यादा जो सटीक तरीका है, जो मोस्ट अप्रिशिएबल जो है वो कौन सा होता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. कि आप उसकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग होती है. तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से आपको पता चल जाएगा कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो मेल है या फीमेल है. अब बात करते हैं आगे इसकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. चलो, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमन बींग्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है रिगार्डिंग सेक्स डिटर्मिनेशन. लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बजाय और दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो कि रोल प्ले करेंगे कि वो मेल होगा या फीमेल होगा. इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है रेप्टाइल्स में और एक उसी में से एक एग्जाम्पल हमारे पास निकल के आता है टॉर्टोइस, टर्टल जिसको बोलते हैं, कछुआ. उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर विल डिसाइड कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो बेबी निकल के आएगा एग में से, वो मेल होगा या फीमेल होगा. अब क्या होता है टॉर्टोइस में, क्या होता है अगर एग जो है वो 28 डिग्री पे हैच किया है, अगर एग 28 डिग्री पे हैच करता है तो वो क्या होगा, मेल. अगर 30 डिग्री हो जाए, 2 डिग्री के टेम्परेचर के डिफरेंस पे, अगर 30 डिग्री एंड अबाव पे वो हैच कर रहा है देन इट विल बी फीमेल. अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं उनमें क्या होता है, मेल और फीमेल जो है वो चेंजेस होते रहते हैं कि पहले वो ऑर्गेनिज्म मेल है बाद में वो अपने आप से फीमेल हो जाएगा. अब ये इस तरह से स्नेल में होता है कि एक टाइम पे वो मेल है और अपने आप से वो चेंज होके फीमेल बन जाता है. ये होता है स्नेल में. उसी तरह से हम अर्थवॉर्म की बात करें, अर्थवॉर्म जो होता है वो वैसे तो हर्मेफ्रोडाइट है कि दोनों सेक्स ऑर्गन्स अर्थवॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन एक टाइम पे वो एज मेल बिहेव करेगा और एक टाइम पे वो एज फीमेल बिहेव करेगा. तो ये चीज याद रखना है कि जो रिप्रोडक्शन होता है अर्थवॉर्म में दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ये होता है कि सेक्स जो है ह्यूमन में डिटरमाइन हम कर लेते हैं. जब जो है लड़का और लड़की बड़े हो जाते हैं तब तो हम अपीयरेंस से बता देंगे कि ये लड़का है और ये लड़की है. लेकिन जब छोटे बच्चों को देखा जाए, छोटे बच्चों को विद क्लोथ्स आप देखकर नहीं बता सकते कि वो लड़का है या लड़की है, बिकॉज दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर कैरेक्टर्स. वो अलग बात है कि हम आजकल जो है लड़कियां होती हैं उनको पियर्सिंग करा देते हैं, बाल लंबे कर देते हैं. अगर उनको एक साथ नॉर्मल ड्रेस सेम जो है स्टाइल में अगर उनको आप एनालाइज करेंगे तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे. तो अब होता है कि जो ये डिटर्मिनेशन है जेनेटिक बेस पे, जो ये डिटर्मिनेशन हो रहा है ये होता किस तरह से है. तो ये क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स में भी ऑल नो देयर आर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स.
So here we have 46 chromosomes in human beings. अब 46 जो है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम्स है, और ह्यूमन बीइंग जो है वो किस तरह का है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड एनिमल है। डिप्लॉयड का मतलब क्या हो जाएगा कि हर क्रोमोसोम का इसमें एक सेट प्रेजेंट है। देयर इज सेट ऑफ क्रोमोसोम, देयर इज सेट ऑफ क्रोमोसोम। सेट ऑफ क्रोमोसोम से इसका मतलब क्या होगा कि एक ही क्रोमोसोम के दो हैं, मतलब पेयर में प्रेजेंट है कि क्रोमोसोम एक ये है और दूसरा जो है वो ये रहेगा, तो ये जो क्रोमोसोम का एक सेट हो जाता है। तो इसी तरह से टोटल हमारे पास कितने हैं, 23 सेट्स आर प्रेजेंट। एक ह्यूमन बीइंग में देयर आर 23 सेट्स। अब इन 23 सेट्स में से 23 सेट्स में से वी हैव 22 सेट, जो 22 सेट हैं वो कैसे हैं हमारे, दे आर सिमिलर इन बोथ मेल एंड फीमेल। मैंने कहा है सिमिलर, एग्जैक्ट कॉपीज नहीं कहा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स में वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। तो हम इनको क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स। तो ये जो 20 हैं ये ऑटोसोम्स हैं। ये बाकी सारे के सारे फीचर्स कौन डिसाइड कर रहा है, ऑटोसोम्स डिसाइड करते हैं। अब हमारे पास बच जाता है एक 23rd पेयर। अब हम डिस्कस करेंगे सिर्फ 23rd पेयर को। तो जो हमारा ये 23rd पेयर है, 23 पेयर नहीं लिखा यहाँ, 23rd पेयर, जो ये 23rd पेयर है, दीज आर सेट ऑफ 6 क्रोमोसोम्स। अब 6 क्रोमोसोम्स जो है वो मेल और फीमेल, 6 क्रोमोसोम्स को हम एक और नाम से देते हैं, दैट इज एलोसोम्स। जिसे उन्हें हमने ऑटोसोम्स कहा, इनको हम क्या कहते हैं, एलोसोम्स। अब जो ये एलोसोम्स हैं या जो 6 क्रोमोसोम है वो मेल और फीमेल में किस तरह से होते हैं कि जो फीमेल है, अगर हम बात करते हैं फीमेल की, फीमेल के पास एक पेयर है एक्स क्रोमोसोम्स का, ये है 23rd क्रोमोसोम। और जो मेल होता है उसके पास जो है, मेल इज, यहाँ पे हम पिछले लेक्चर से टर्म्स लेकर आते हैं, ठीक है, कि 6 क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं, फीमेल इज होमोजाइगस फॉर एक्स क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे होमोजाइगस है फीमेल, और मेल कैसा होता है, हेट्रोजाइगस होता है। एक एक्स क्रोमोसोम होता है और जो दूसरा इसका पेयरिंग होता है वो वाई होता है। सो मेल इज ऑलवेज हेट्रोजाइगस। अब उसके बाद फिर क्या होगा, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब रिप्रोडक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, आगे आने वाले लेक्चर्स में फिर से हम कंटिन्यू आपको बता देंगे, रिप्रोडक्शन फिर से पढ़ा देंगे। पर अभी क्या है, सिर्फ याद रखते हैं कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या हो रहा है, देयर इज फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो यहाँ पे टर्म आती है आपकी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज देयर। अब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगा कैसे, उसके लिए पहले गैमीट्स बनने होंगे। तो बाकी सारे क्रोमोसोम्स को तो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 6 क्रोमोसोम्स की। सारे क्रोमोसोम्स हैं वो भी डिवाइड होंगे, उनमें भी मियोसिस होगा। और यहाँ जब पूरी सेल में मियोसिस हो रहा है तो क्या होगा कि सेल का में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो एग्जैक्टली आधा आधा हो जाएगा फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। यहाँ मैं नॉर्मल की बात कर रही हूँ, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं कि बराबर बराबर डिवाइड नहीं हो पाता। लेकिन जब ये बराबर डिवीजन हो रही है कि जो मियोसिस में है, दोनों सेल्स में जो भी इंडिविजुअल्स बन रहे हैं, मतलब 4 सेल्स बनेंगी मियोसिस में लास्ट में, तो वो चारों सेल्स में क्या हो जाएंगे, बराबर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देयर वर 46, तो ये एक्स फीमेल थी और एक्स और वाई मेल। इनको किस तरह से, इनके एक सिंबल होते हैं बेटा, मेल और फीमेल को डिनोट करने के लिए सिंबल होते हैं। फीमेल इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन दिस एंड मेल इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ठीक है। ये फीमेल है, ये मेल है। अगर हम इनके क्रोमोसोम्स बना लें, तो जैसे मेंडल वाले में बनाए थे हमने, अलील्स निकाले थे ना, उसी तरह से हम इसके निकालते हैं। तो एक एक्स इधर से आ रहा है और एक ये इसी का एक्स आ रहा है। और अगर फिर मेल का करते हैं तो मेल से क्या, एक एक्स आया है और एक वाई आया है, ये हो जाएगा मेल का। तो अब आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, वो क्या है, फीमेल दोनों ही चाहे जितनी मर्जी बार उसके गैमीट्स बना लीजिए, हर बार उसका जो गैमीट आएगा दैट विल बी एक्स। उसका गैमीट हमेशा ही एक्स रहेगा।
एंड व्हेन इट कम्स टू मेल, जब हम मेल की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, एक बार एक्स क्रोमोसोम, उसका एक्स क्रोमोसोम भी पार्टिसिपेट कर सकता है फर्टिलाइजेशन में, और उसका वाई क्रोमोसोम भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, इन केस मैं इसको सिंगल एक्स ही लिख देती हूँ क्योंकि एक्स ही आना है, तो यहां मैंने लिखा एक्स क्रोमोसोम कि एक बार तो इसके एक्स क्रोमोसोम ने मेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ फ्यूजन किया है, फर्टिलाइजेशन एक्स क्रोमोसोम ने कर दिया आके, द स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम, तो ये क्रोमोसोम नहीं स्पर्म आ रहा है जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है, और ये ओवा है जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है फीमेल का। तो यहाँ पे जब ये फ्यूजन हो रहा है वी हैव 2x, और इधर के जब इसका फ्यूजन हो रहा है, या एक्स ही आ रहा था वापस, चलो इसका फ्यूजन जब वाई के साथ हो जाता है, वो उस स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन हो रहा है ओवा का जिसमें क्या है वाई क्रोमोसोम है, तो फिर से हमारे पास क्या बन जाएगा एक्स एंड वाई। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इंडिविजुअल बनेगा दैट विल बी फीमेल, कि यहाँ जो आ रही है वो फीमेल होगी, गर्ल चाइल्ड होगी, यहाँ फीमेल लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं इस केस में गर्ल चाइल्ड है, और जब ये केस आ रहा है तो यहाँ जो इंडिविजुअल बनेगा दैट विल बी मेल, या हम कह सकते हैं बॉय चाइल्ड। सो ये कंसेप्ट होता है दैट कि इंडिविजुअल का जेंडर जो है ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। अब हम अपने हरियाणा की नॉर्मल सी बात कर लेते हैं। हमारे हरियाणा में जो है ऑलरेडी जो ये बॉय नहीं और लड़का और लड़की में हमारे हरियाणा में बहुत डिफरेंशिएशन है, वी नो इट वेरी वेल, और ये धीरे धीरे कम भी होता आ रहा है। बट अगर देखा जाए तो कि भाई बेबी बॉय चाहिए सबको, बेबी बॉय नहीं हो रहा, एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल, जो सारे लोग हैं वो बोलेंगे कि भाई उस लेडी को लड़का नहीं हो रहा, उस लेडी को लड़का नहीं हो रहा। बट द थिंग इज इस चीज से लेडी का कोई लेना देना है ही नहीं, उस बेचारी के पास तो दो एक्स क्रोमोसोम है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसने तो एक्स क्रोमोसोम ही देना है। सो ये जिम्मेदारी बिल्कुल किसी फीमेल की नहीं है कि उसको लड़का नहीं हो रहा है। व्हेन इट कम्स टू मेल, मेल का जो क्रोमोसोम है वो डिफाइन करेगा कि जो बच्चा है वो बेबी जो है वो बॉय होगा या गर्ल होगा। सो हु शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, मेल ऑब्वियसली। वैसे तो नेचर होता है, नेचर इज रिस्पॉन्सिबल कि कौन सा स्पर्म जाके ओवा को फर्टिलाइज करेगा, वेदर इट विल बी एक्स और इट विल बी वाई। मतलब ये डिसाइड करने वाला तो खुद मेल भी नहीं है कि कौन सा स्पर्म जाएगा। बट अगर देखा जाए तो किसके स्पर्म या फिर किसके क्रोमोसोम्स ये डिसाइड कर रहे हैं कि जो बेबी है उसका जेंडर क्या होगा, दैट इज मेल। सो हमारी जो स्टीरियोटिपिकल सोसाइटी है दैट फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट हैविंग अ बेबी बॉय और हैविंग बेबी गर्ल्स, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दिस इज नॉट ऑफ फीमेल। ठीक है, और ये जो सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है, मेल पे। तो आगे कल को कहीं पे आपको अपने नेबर में, अपने घर में या अपने आसपास में कहीं सुनने मिले कि जी फलानी को लड़का नहीं हो रहा, नहीं लड़का बेटा फलानी को तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो डजेंट मैटर, जो लड़का या लड़की नहीं हो रहा है वो फलाने को नहीं हो रहा है, कि उसके स्पर्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो लड़का है या लड़की है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड टॉपिक की तरफ। हमने अपना चैप्टर नंबर जो स्टार्ट किया था, ये चैप्टर हमने चैप्टर 4 है ये हमारा बायोलॉजी का, तो यहाँ पे हमने कहाँ तक डिस्कस कर, 2 टॉपिक डिस्कस किए थे, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी तक तो हमने पढ़ लिया, मेंडल के लॉज पढ़ लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ लिया, एक्स क्रोमोसोम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है या वाई क्रोमोसोम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है, ये तो हो गई हेरिडिटी। अब हमारे पास जो अगला कंसेप्ट आता है दैट इज इवोल्यूशन। चलिए एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं कि चलो एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे, जो एनसीईआरटी ने कह दिया बोर्ड भी वही मानता है, हम भी वही मानते हैं। और एनसीईआरटी बेटा आप जो भी ये कहते हैं ना कि प्राइवेट बुक्स पे डिपेंड करना, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप प्राइवेट बुक्स पे डिपेंड करें, आप डिपेंड करिए एनसीईआरटी पे। जो एनसीईआरटी कहती है दैट इज ऑलवेज ट्रू, एनसीईआरटी ने जितना कह दिया हमारे लिए वही सही है। अब क्या बात होती है, आप कहते हो कि मैम एनसीईआरटी में 4 पेज दिए हैं और प्राइवेट बुक्स में इतने मोटे मोटे नोट्स दिए होते हैं, देन व्हाई वी शुड डिपेंड अपॉन एनसीईआरटी। तो बेटा बात ये होती है एनसीईआरटी में अगर आपको एक लाइन दी गई है प्राइवेट बुक में दैट इज गिवन इन 1 पैराग्राफ,
लेकिन अगर जब वो एक लाइन एनसीईआरटी में आ गई है, वो आपका सिलेबस का पार्ट हो जाता है, वहां से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस टॉपिक से रिलेटेड। सो आपकी एनसीईआरटी जो है दैट इज अ गाइड ऑफ सिलेबस फॉर यू। उसमें जो एक एक वर्ड है दैट इज अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ, अपने आप में वो एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। सो आप प्राइवेट बुक्स कोई भी पढ़िए, बट एनसीईआरटी साथ में होनी चाहिए, बिकॉज उसी से आपको पता चलेगा कि पढ़ना कौन सा टॉपिक है। प्राइवेट बुक्स में बहुत सारे टॉपिक दिए होते हैं, पर सारे थोड़ी ना पढ़ पाओगे। वही होता है ना एग्जाम में कि बाल्टी भर के, समुंदर भर के सिलेबस हो जाएगा, बाल्टी भर के याद होएगा, ग्लास भर पेपर में लिख पाओगे, चुल्लू भर नंबर आएंगे, और उसी में फिर डूब के मरना पड़ेगा। सो बेटर इज एनसीईआरटी को फॉलो करते रहिए। चलिए, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन मतलब कि किसी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज आना, चेंज विद टाइम। चेंज विद टाइम इन, चलो चेंज विद टाइम ही कर लेते हैं, बाकी बाद में करते हैं। कि समय के साथ जो बदलाव आ रहा है उसी चीज को हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन। अगर हम खुद की ही बात कर लेते हैं, हम क्या कहेंगे कि भाई मैं तो ना पहले ऐसे बहुत मासूम सा होता था, लेकिन अब मैं तेज हो गया हूँ, अब मैं इवॉल्व हो गया हूँ। हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में इवॉल्व को ये वर्ड यूज कर रहे हैं कि हम इस तरह से इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हाँ मतलब क्या बताया है कि समय के साथ वो धीरे 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 करके चेंज होता चला गया है। तो यही जब कॉन्टिन्यूअस चेंज आ रहा है, अब इस चेंज की हम बात करते हैं कि चेंज किस तरह का होगा इवोल्यूशन में जब हम बात कर रहे हैं। सो ये जो चेंज है, सबसे पहली बात तो कॉन्टिन्यूअस होगा, लगातार होगा। कॉन्टिन्यूअस यानी कि लगातार, ठीक है। दूसरा क्या होगा? समय के अनुसार हो रहा है, समय के साथ हो रहा है, अकॉर्डिंग टू टाइम। प्लस एक जो ये चेंज है वो क्या होगा? इट विल बी इनहेरिटेबल। तो इनहेरिटेबल, अब इनहेरिटेबल का मतलब क्या हो रहा है? ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये जा रहा है, वो चेंज जो लगातार हो रहा है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। हमारी बायोलॉजी इवोल्यूशन उसको मानती है कि समय के साथ वो चेंज हो रहा है, चेंज विद टाइम है, और वो चेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो कॉन्टिन्यूअस है और हेरिटेबल है, कि मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उसको कैरी किया जा रहा है, वो होता है इवोल्यूशन। अब इनहेरिटेबल भी चेंजेस होते हैं, इनहेरिटेबल इवोल्यूशन की हम बात कर लेते हैं। चलो, एक इस तरह का चेंज है, चलो ये कि एक बॉडी बिल्डर है, ठीक है, एक बॉडी बिल्डर है, उसने बनाए हैं डोले शोले अच्छे सारे, ठीक है, बहुत मेहनत करी है उसने। अब वो यूं सोच रहा है कि चलो ठीक है, मैंने पहले मोटा होता था और अब मैंने क्या किया, अपने बॉडी बना ली है ताकि आगे जाके मेरे बच्चे स्लिम ट्रिम हो जाएं। तो क्या ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। बॉडी बिल्डर के बच्चे क्या हो सकते हैं? बहुत मोटे हो सकते हैं, या बहुत जो मोटे हैं उनके बच्चे क्या हो सकते हैं? बॉडी बिल्डर हो सकते हैं। सब जेनेटिक्स का चेंज है ये। तो जो ये इस तरह के चेंजेस हैं, जब कोई जो ह्यूमन बींग है, जो कोई इंसान जो है, या कोई भी इंडिविजुअल है जो अपनी बॉडी में वो चेंज लेकर आ रहा है, लेकिन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में तो नहीं भेज पा रहा, तो वो उसको हम इवोल्यूशन नहीं मानेंगे, ठीक है। इवोल्यूशन हम किसको मान रहे हैं? जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भेजा जा रहा है। चलिए, अब हम एनसीईआरटी की बात कर रहे थे तो अपनी एनसीईआरटी पे ही चलते हैं। एनसीईआरटी में इवोल्यूशन वाला जो टॉपिक है, उसमें जस्ट जो पहला एग्जाम्पल दिया है वो है बीटल वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, वही हम यहाँ ड्रॉ करते हैं।
उन्होंने बोला है कि एक जो पॉपुलेशन है, एक ट्री है, उसके ऊपर बीटल्स की एक पॉपुलेशन रहती है। ट्वेल्व बीटल्स बताएं उसमें कि 12 बीटल हैं वो एक ही पॉपुलेशन पे रह रहे हैं, एक ही ट्री पे रह रहे हैं, और वहां पे उनका नंबर कितना है 12। तो यहाँ टोटल 12 बीटल हैं जो एक ट्री पे रह रहे हैं। ट्री का कलर किस तरह का होगा? ग्रीन। मैंने यहाँ व्हाइट बना दिया। चलो ये ट्री है और बुश या झाड़ियां हैं, ट्री नहीं, वहां झाड़ियां लिखा, बुश लिखा हुआ है। तो यहाँ उस बुश का कलर कैसा है? ग्रीन है। उस ग्रीन बुश के ऊपर कौवे, अब यहाँ व्हाइट बनाना पड़ेगा कौवा, क्योंकि बोर्ड ब्लैक है, ब्लैक बनाऊंगी तो दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे कौवा बना देती हूँ, ऐसा ही कौवा बनाना आएगा मुझे, ये नहीं करना कि मैम को कौवा बनाना नहीं आ रहा। ठीक है, ये कौवा है, ये कौवा इन बीटल्स को खा रहा है, इन पे फीड करता है। अब आप ये चीज देख सकते हैं कि हरे रंग के ऊपर ग्रीन कलर पे रेड कलर बहुत अच्छे से दिखता है, और ये मैं आपको शो भी करती हूँ। ये ग्रीन कलर है और इसके ऊपर रेड कलर के जो बीटल हैं वो बहुत इजीली बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो इस तरह से ग्रीन बुश के ऊपर, या मैं यही चीज बना ही देती हूँ एक बार। ये हमारी बुश हो गई है, और इसके ऊपर so this is the bush। बस इतनी ठीक है, दिख रही है अलग से। और इसके ऊपर हमारे 12 बीटल रेड कलर के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस तरह से ये क्या है? 12 बीटल हैं। तो इस क्रो को ये 12 बीटल बहुत आसानी से दिख रहे, तो वो इसको बहुत इजीली खा सकता है। लेकिन अब कुछ सिचुएशन ऐसी हुई कि जेनेटिक कुछ चेंजेस आ गए इस बीटल की पॉपुलेशन में, और वो चेंजेस क्या आए कि इन बीटल्स की पॉपुलेशन में बाय चांस एक बीटल जो है वो इवॉल्व हो गया, उसमें जेनेटिक चेंज आ गया, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वही है, गैमीट्स क्रॉसओवर हो रही है, गैमीट्स बन रहे हैं, तो रिजल्ट्स जो हैं वो अलग तो आएंगे ही थोड़े बहुत। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि हम अपने मम्मी या पापा की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हो जाते हैं, पता ही नहीं चल रहा कि मम्मी कौन सी है, बेटी कौन सी है, या पापा कौन है, बेटा कौन है, शक्ल में भी चेंजेस हो जाते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को हम क्या कह रहे हैं कि जब हम अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग होते चले जाते हैं, उसी चीज़ को हम वेरिएशन कह रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कुछ वेरिएशंस आ गए, और वो वेरिएशन इस तरह से आए कि जो ये बीटल्स थे उनमें से एक बीटल का कलर हो गया ग्रीन। डार्क ग्रीन कर देती हूँ ताकि दिख जाए कि इसका कलर जो है वो डार्क ग्रीन कलर दिखा दिया मैंने, उसका कलर हो गया ग्रीन। अब आप ये चीज नोटिस करो, क्या इस क्रो को यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला है बीटल, कि इसको क्या ये ग्रीन वाला बीटल इजीली दिखेगा? नहीं, जबकि इसको रेड वाले बहुत क्लियर दिखेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, ये फीड करता रहेगा रेड वाले बीटल्स पे, और ब्लू जो ये ग्रीन वाला बीटल है ये इसकी नजरों से बच जाएगा और अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करता रहेगा, क्योंकि जो ये ग्रीन कलर है ये इनहेरिटेबल है, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास किया जा सकता है। तो ऐसे में फिर क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद ये जो हमारी बुश जो थी उस पे ऑल ग्रीन बुश, और हुआ क्या है थोड़े टाइम के बाद कि जो ग्रीन वाला जो बीटल था इसने अपनी पॉपुलेशन बढ़ा ली, और जो रेड वाले बीटल्स हैं उनको कौवा खाता जा रहा है, तो उनका जो अमाउंट है वो कम होता चला जाएगा। तो हमारा जो ग्रीन वाला पॉपुलेशन है वो क्या हुई है, इंक्रीज हो गई,
और जो रेड वाला जो बीटल है उसकी पॉपुलेशन का क्या हो जाएगा, दैट इज डिक्रीज्ड। तो ये एक केस हमारे पास ये आता है, इस पे हम वापस आएंगे, अभी के लिए हमें इसको लिख के रख लेते हैं, ठीक है, आगे आते हैं दोबारा। ये हमारा क्या है, केस 1, ठीक है। या दूसरा केस क्या हो सकता है, सेम केस है हमारे पास कि इस बार फिर से हमारी बुश है, जो एनसीईआरटी में दिखाया गया है हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी से बाहर एक भी वर्ड नहीं है अब तक। इवन जो एग्जाम्पल है आपका ऑलमोस्ट 1 पेज पे दिया हुआ है एनसीईआरटी में। 2 केस बताने के बाद फिर फर्दर वो आगे केस डिस्कस करते हैं और हमें लगता है कि अरे तीसरे केस का इन्होंने क्या किया, बताया क्यों नहीं, छोड़ दिया क्या, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं है उसमें, वो मिस्टेक कुछ नहीं है, वो बस थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं उसको, सेकंड वाले केस को, और उसके बाद फिर आगे थर्ड केस उन्होंने फिर इलेबोरेट किया हुआ। तो सेकंड केस के अकॉर्डिंग क्या कहा है कि ऐसे ही पॉपुलेशन थी, बुश के ऊपर पॉपुलेशन थी रेड बीटल की, वही 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इस तरह 12 बीटल्स की पॉपुलेशन थी। ये अच्छे से फल फूल रही थी, इनको कोई दुख नहीं था, बहुत सुखी से रह रहे थे। फिर अचानक से क्या हुआ है, इनके में एक वेरिएशन आया, एक अलग बच्चा आ गया जिसका नाम था ब्लू बीटल। इस बार जो है ग्रीन बीटल ना आके उस बीटल का कलर क्या था, ब्लू। पहले वाले में हमने देखा था भाई ब्लू, जो वेरिएशन आई थी वो ग्रीन कलर की थी। इस बार जो वेरिएशन आई है वो झाड़ी से बिल्कुल अलग है, वो आई है ब्लू कलर की। तो ये हो गई हमारी झाड़ियाँ जो कि हैं बुशेस, और बुशेस के ऊपर आ रहा है बीटल, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 ज्यादा हो गए, ठीक है। ये हो गया ब्लू वाला बीटल, लाइट हो रहा है, ये हो गया ब्लू बीटल, ठीक है। अब देखो, अब क्रो जो है हमारा, क्रो मैं बना देती हूँ वरना आप सोचोगे कि मैम क्रो नहीं बनाया। तो क्रो जो है वो अब जो ये क्रो है इसको रेड बीटल बहुत आसानी से दिख रहे हैं क्योंकि इनको खा रहे हैं। अब जब जैसे ही कोई ब्लू बीटल आया है तो ब्लू बीटल भी तो इसको दिखेगा ना, क्योंकि ग्रीन के ऊपर तो ब्लू कलर भी इजीली दिख रहा है हमें। तो अब उसके बाद फिर क्या होगा कि ब्लू बीटल भी जो है वो आसानी से ग्रो कर रहा है और रेड बीटल भी अपना, चलो इनहेरिटेंस के थ्रू अपनी पॉपुलेशन बना रहा है। तो क्या हुआ, जब ये हमारी बुश जो थी इसके ऊपर रेड बीटल भी आ गए और ब्लू बीटल भी अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करने लग गए। तो ऐसे में फिर फर्दर एक एक्सीडेंट हो जाता है, फिर एक हादसा हो गया इनके साथ, ठीक है। सब बहुत अच्छा चल रहा था इनकी जिंदगी में, सब बहुत हंसी खुशी अपनी जो है जिंदगी में जी रहे थे, अपने बुश पे सब बहुत खुश थे। लेकिन फिर इनके साथ हुआ एक हादसा, और वो हादसा क्या हुआ, हादसा ये हो गया कि एक एलियन आया जिसका नाम था एलिफेंट, ठीक है। एलिफेंट ने आके गलती से इस झाड़ी के ऊपर रख दिया अपना पैर। चलो एलिफेंट का ये येलो कलर कर लेते हैं, पिंक पिंक, ठीक है। तो एलिफेंट ने क्या किया, जैसे ही एलिफेंट यहाँ पे आया इसने अपना पैर रख दिया इस सारी पॉपुलेशन पे, और जैसे ही इतनी सारी झाड़ी पे पैर रख दिया, इतनी सारी झाड़ी पे पैर रखते ही यहाँ की पॉपुलेशन हो गई तबाह। ये सब के सब लोग मर गए और इनके मरते ही ब्लू वाली पॉपुलेशन की हो गई बल्ले बल्ले, क्योंकि झाड़ी तो अभी बची हुई है, इनकी जिंदगी चल रही है। तो ऐसे में क्या होगा, बहुत बची हुई है, झाड़ी फिर से ग्रो कर जाएगी। तो जो ये बुश है ये फिर से ग्रो कर चुकी है।
और यहाँ पे तादाद किसकी बढ़ गई है, ब्लू पॉपुलेशन की। तो ब्लू वाले जो हैं उनकी मौजा ही मौजा, और इन्होंने अपना नंबर बढ़ा लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा केस 2। अब यहाँ पे क्या है, केस 2 की अगर हम बात करते हैं तो आप एक चीज जो देख सकते हैं बहुत इजीली कि यहाँ पे क्रो से इसको पॉपुलेशन का कोई लेना देना नहीं है। क्रो तो रेड को भी खा रहा था और ब्लू भी दिखेगा, ब्लू को भी खाएगा। तो अब हम अपने पहली वाली स्लाइड पे जब आ रहे हैं केस 1 में, तो केस 1 में क्या हुआ, जब ये इवोल्यूशन हुआ है तो इवोल्यूशन के टाइम पे हुआ क्या, इसका ग्रीन कलर के हो जाने का फायदा हुआ है। इसको फायदा क्या हुआ है कि अब क्रो इसको देख नहीं पाएगा और इसको ये फायदा हो गया। तो यहाँ पे एडवांटेज किस चीज का आया, कलर चेंज का। तो यहाँ मैं लिखती हूं कलर चेंज जो है वो कलर चेंज इज बेनिफिशियल, फायदेमंद है यहाँ कलर चेंज। और इस कलर चेंज को किसने किया है, नेचर ने किया है। नेचर ने चेंज कर दिया इस कलर को और ये हो गया फायदे में। तो क्या किया है इसने, इसको सर्वाइवल में हेल्प करी है। तो इस टाइप के इवोल्यूशन ने क्या किया है, हेल्प इन सर्वाइवल, हेल्प कर दी सर्वाइवल में, हेल्प इन सर्वाइवल। और किसने दिया है इसको, चूजन बाय नेचर। यहां तो केस हो गया ये, लेकिन जो दूसरा वाला था ये क्या हो गया, एलिफेंट ने पैर रख दिया। अगर एलिफेंट ने यहाँ पैर नहीं रखा होता तो क्या होता, रेड वाले भी जिंदा होते, ब्लू वाले भी जिंदा होते, दोनों आपस में मिलजुल के रह रहे होते। या फिर हो सकता होता कि ये ब्लू वाले के ऊपर अगर एलिफेंट पैर रख देता तो यहाँ ब्लू वाले इसलिए जिंदा रह गए क्योंकि इनके ऊपर पैर नहीं रखा एलिफेंट ने और ये बच गए, इनकी किस्मत अच्छी थी। रेड वालों की किस्मत खराब थी, बेचारे बेवजह मर गए। अब हुआ क्या था, यहाँ पे हादसा हुआ था। तो हादसे को हम क्या कहेंगे, एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट हुआ है तो ब्लू वालों का जीना क्या हो गया, एक्सीडेंशियल सर्वाइवल है। अगर इनके ऊपर पैर रख दिया होता तो ये मर जाते। तो इसीलिए इस टाइम पे इस जो ये इवोल्यूशन हुआ है, ये जो चेंज आया है, ये किसका रिजल्ट है, पूरी पॉपुलेशन में एक्सीडेंशियल सर्वाइवल है। यहाँ पे कोई बेनिफिट हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। क्या यहाँ पे क्रो से इसको बचने में कोई बेनिफिट हुआ, नहीं, कोई रिजल्ट आया ही नहीं। नॉट बेनिफिशियल ओवर द अदर, नॉट बेनिफिशियल ओवर प्रीवियस, कि पहले वाले के ऊपर कोई फायदा नहीं है, जैसा पहले वाला था ना वही है। चलिए वापस पहले पे आते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, कलर चेंज ने जो है वो बेनिफिट दिया है, सर्वाइवल जो है ये हेल्प करी है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिट, कि जो जच रहा है, जो फिट है वो सर्वाइव करेगा। तो यहाँ पे जीने में कौन फिट था इस जगह पे, हरे वाला था। जब ये ग्रीन वाला फिट हो गया इस जगह पे, अपने आप को बचाने में, अपने आप को जिंदा रहने में जब ये सक्षम हो गया है, इसी वजह से ये यहाँ पे जी रहा है। रेड वाला इतना नहीं था क्योंकि वो इजीली दिख रहा था, ये अपने आप को छुपाने में कामयाब हुआ है। मतलब इसकी एक जो इवोल्यूशन हुआ है ये रेड वाले की कंपैरेटिवली फायदेमंद है। तो छुपने में जब इसने हेल्प करी तो इसकी सर्वाइवल में मदद करी है, जीने में मदद करी है, और यही होती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो यहाँ पे कि जो फिट होगा वो जिएगा। तो ये यहाँ पे इस जगह पे रहने के लिए फिट था तो ये आगे जिया है और इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। तो अब क्या हुआ, पहले सारे के सारे बीटल रेड थे और अब क्या हुआ है, रेड बीटल से होके कैसे हो गए हैं, मोस्टली जो है वो ग्रीन बीटल आ गए हैं। पॉपुलेशन में चेंज हुआ ना, तो इवोल्यूशन है, टाइम के साथ पूरी की पूरी पॉपुलेशन ही बदलती चली गई है। यही चीज क्या होती है, इवोल्यूशन होती है। ठीक है, उसी तरह से हम दूसरा केस जो डिस्कस कर रहे थे वो यहाँ पे क्या था, केस 2 में, कि सारे के सारी जो पॉपुलेशन है वो रेड से ब्लू में शिफ्ट हो गई है। इवोल्यूशन तो हुआ है, सडन चेंज हुआ है, क्योंकि एक पॉपुलेशन जो थी वो पूरी की पूरी खत्म हो गई ड्यू टू सडन एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंशियल सर्वाइवल है यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या है, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। उसी तरह से हम तीसरा केस लेते हैं। तीसरे केस में क्या हुआ,
जंगल हरा भरा था, जंगल के जो जीव जंतु हैं हमारे बीटल्स, वो क्या थे, बहुत मजे से रह रहे थे, उनको खाने की कोई कमी नहीं थी, सब हंसी खुशी रह रहे थे। अचानक से फिर क्या हुआ कि सब जगह ना खाने की कमी है ना पानी की कमी है, सब जिंदगी बहुत मौज से कट रही है। थोड़े टाइम के बाद क्या हो गया कि ये पॉपुलेशन का, ठीक है, और हमारे पास बीटल कितने हैं, 12, रेड वाले ही बना लेते हैं, ये खा पी के हो गए हैं अच्छे मोटे ताजे, ठीक है, 3। अचानक से फिर से आई आपदा, फिर से हुई कुछ गड़बड़, और गड़बड़ इस बार क्या हुई कि हमारी जो ये बुश थी इसमें बीमारी पड़ गई। जो ये बुशेस हैं, जो हमारा ये जो एरिया है, ग्रीन वाला, ट्री लगा लो, झाड़ियां लगा लो, बुश लगा लो, जिस पे ये बीटल्स रह रहे थे, वो हो गई हैं बीमार। जब वो बीमार हो गई हैं तो अपने आप से क्या हुआ, इनका खाना पीना हो गया कम, खाने के लिए पत्ते इनके पास हैं कम, कम आएगा तो क्या, अकाल पड़ गया बेचारों के पास, स्केर्सिटी हो गई फूड की। सो क्या हो गया, डिजीज इन द बुश। चलो जी, बुश में डिजीज हो गई, फिर क्या हुआ, स्केर्सिटी ऑफ फूड। स्केर्सिटी मतलब कमी, स्केर्सिटी का मतलब होता है कमी, कमी इन फूड, भाई स्केर्सिटी हो गई है, फूड में अकाल पड़ गया है इनके यहाँ पे। अकाल पड़ गया है तो क्या होगा, एक दूसरे को तो खाएंगे नहीं, बेचारों को खाना मिलेगा कम, और ये हो गए हैं मॉल न्यूट्रिशन की, इनको मिल रहा है खाना कम, बेचारे सूखे सूखे से हो गए हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे, ये है हमारी नई पॉपुलेशन, ठीक है। उसके थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, जो कि हमारी आजकल की पॉपुलेशन होती जा रही है, बच्चे सोचते हैं क्यों ना हम स्लिम ट्रिम रहें, बॉडी वॉडी बनाएंगे, स्लिम ट्रिम रहेंगे, तो इसी तरह से क्या हो गया, ये भी हो गए हैं बहुत ज़्यादा स्लिम ट्रिम, बहुत पतले हो गए हैं। तो बहुत पतले होने के साथ इनका क्या होगा, अगली जनरेशन में भी यही हाल रहा बेचारों का, बीमारी गई नहीं, अब नहीं, बीमारी नहीं गई है तो इनके बच्चे भी बेचारे फिर कैसे, दुबले पतले ही होंगे, क्योंकि खाने पीने को मिल नहीं रहा। तो दुबले पतले लोगों को देखकर क्या कहेंगे कि इनको खाने को नहीं मिलता, तो ऑब्वियसली जब इनके यहाँ बीमारी चल रही है तो इनको क्या हुआ, खाने को नहीं मिल रहा, इनका वही हाल है, ये दुबले पतले बिल्कुल, ठीक है। बेचारों का वेट घट चुका है क्योंकि खाना नहीं मिल रहा, तो क्या हुआ, वेट घट गया है, खाना नहीं मिल रहा है, ये 12 की भी हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अगली जनरेशन को क्या हुआ फिर, अब बीमारी चली गई है, ठीक है, बीमारी गॉन, बुश फिर से हरी भरी तरोताजी, ठीक है, बुश फिर से हरी भरी और तरोताजी हो गई, मतलब कि खाने की नहीं है कोई कमी, जितना मर्जी खाओ कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे में फिर क्या हो रहा है, पॉपुलेशन को खाना मिल रहा है, सब पेट भर के खा रहे हैं, सब पेट भर के खा रहे हैं, तो क्या, ऑल बीटल्स आर मोटे ताजे, फिर से ऑल बीटल्स आर हेल्दी, सबका बढ़ गया वेट। अब सबका वेट बढ़ गया तो क्या, अब हम देखते हैं इवोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। अब आप मुझे बताओ, ये वाला इस जनरेशन से, एक जनरेशन में तो पतले जो थे, दुबले पतले थे, ये तो हो गए, चलो ठीक है, लेकिन क्या इस जनरेशन से ये दुबले पतले हुए ना, चेंज आया ना अपने आप से। और क्या हुआ, पहले वाली जनरेशन और यहाँ सेम हो गए, क्या ये चेंज कॉन्टिन्यूअस था। अगर ऐसा होता कि खाने की कमी वाला जो ये चेंज है, अगले जब ये घास पूरी हरी भरी हो चुकी उसके बाद भी अगर बीटल्स पतले रहते तब तो हम मान लेते कि इनहेरिट हुआ है, लेकिन अब नहीं हुआ, तो यहाँ पे इस चीज को हम क्या कहेंगे कि बीटल्स में ये इवोल्यूशन नहीं है, जो ये वेट वाला कंसेप्ट था यहाँ पे इवोल्यूशन नहीं हुआ। मार्कर कम कर लेती हूँ, तो क्या है यहाँ, इवोल्यूशन जो है वो यहाँ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अभी तक का जो डायग्राम है आपका एनसीईआरटी में, जो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन बताता है कि वो क्या है। दो तरह से हो सकता है इवोल्यूशन, जो हमने डायग्राम से सीखा है, या तो एक्सीडेंशियल हो सकता है या फिर नेचर करवाती है, जो कि फिट है उसको सरवाइव करवाएगी।
और बाद में फिर उसकी पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी और उस चेंज को इनहेरिट करेगी जो कि उसके फेवर में होगा, एंड दिस, और कुछ टाइम के बाद वो सारी पॉपुलेशन उस तरह की हो जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी के कंसेप्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।